चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की बैच है और फिजिक्स की क्लास में कल हमने मोशन स्टार्ट किया था और मोशन पढ़ रहे थे। मोशन में हमने पढ़ लिया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नहीं, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने इन सब चीज़ों को पढ़ रखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, भी कल हमने पढ़ा था, नहीं, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आज हम लोग का नेक्स्ट जो पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। स्टार्ट कीजिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम। हेडिंग डालिए न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय गति नियम। मोटा एकदम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम। देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम पढ़ने से पहले हमको एक चीज समझना है और वो चीज होती है संवेग। तो पहले हम लोग समझते हैं संवेग को, कि संवेग क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। पहले संवेग समझेंगे तब हमको न्यूटन सेकेंड लॉ समझ में आएगी। ठीक, तो पहले हम समझते हैं संवेग। संवेग जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। संवेग क्या होती है इसको समझिए बाबू। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास है। अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है और ऑब्जेक्ट के पास मास है और ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब क्या है, वेग है, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास मास है और उसके पास वेग है। अगर इन दोनों को गुना कर देने से हमको एक नई प्रकार की क्वांटिटी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम, संवेग। ठीक, तो संवेग क्या होती है, जो इसका मास है और मास में किससे गुना करेंगे, हम उसके वेग से गुना कर देंगे। जिस तरह 2 गुना 3 करते हैं तो एक नई प्रकार की चीज मिलती है ना, 6, तो एक नई प्रकार की क्वांटिटी मिली। उसी प्रकार जब हम मास में इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए। जब हम मास में, अच्छा एक बात इससे पहले एक और समझिए, संवेग को समझने से पहले एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, या मान लीजिए हम किसी सड़क पर जा रहे हैं। पहले इसको समझिए, हम किसी सड़क पे जा रहे हैं। जब हम सड़क पे जा रहे हैं तो इधर से एक साइकिल वाला आता है और साइकिल वाला का कुछ स्पीड है। ठीक, ये साइकिल का कुछ स्पीड है, मान लेते हैं साइकिल का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये साइकिल मेरे तरफ आ रही है। ठीक, तो बताइए अगर ये हमसे टकराएगी तो हमको चोट लगेगा कि नहीं, चोट लगेगा, नहीं। तो ये साइकिल की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली चीज समझिए, सपोज डेट मान लीजिए हम रास्ते पे फिर जा रहे हैं। ठीक, रास्ते पे हम जा रहे हैं। अब इस बार हमारे साथ साइकिल न टकराकर, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक 4 व्हीलर है, एक 4 व्हीलर आता है और 4 व्हीलर हमसे आकर टकराता है। ठीक, और ये 4 व्हीलर का स्पीड कितनी है, इसकी भी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए चोट लगेगा कि नहीं, लगेगी चोट। अच्छा एक चीज और समझिए, मान लीजिए हम रास्ते पे फिर जा रहे हैं और इधर से सपोज दैट मान लीजिए एक बड़ा सा ट्रक आता है और ये ट्रक जो आता है, ये ट्रक है, ये ट्रक आकर हमसे टकराता है और इस ट्रक की स्पीड कितनी है, ट्रक की स्पीड भी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। फिर से हम रोड पर जा रहे हैं, एक साइकिल आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, अगर टकराएगी तो हमको चोट लगेगा नहीं। फिर हम रास्ते पे जा रहे हैं, एक 4 व्हीलर आती है, ठीक, तो ये आती है हमसे टकराती है तो हमको चोट लगेगा।
अब सपोज दैट मान लीजिए अब ये बड़ा सा एक ट्रक आता है और ट्रक आके हमसे टकराएगी, तो बताइए चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलिए, तो अगर हमारे पास यहां हम देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 10, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10। ठीक, चलिए एक चीज तो हमने ये समझा कि तीनों की वेलोसिटी इक्वल है, लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं, इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है। ठीक, यानी कि इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है, और इसका मास कुछ और है। नहीं, अगली चीज समझिए। सपोज दैट मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पेन है, पेन चलाकर सपोज दैट मैं किसी को मारता हूं, तो उसको चोट लगेगी कि नहीं? चोट लगेगी। तो यहां मेरे पास सपोज दैट मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक पेन है, और पेन चला के मैं किसी को मारता हूं तो उसको क्या लगेगी? चोट लगेगी। ये पेन की स्पीड हम मान लेते हैं, इस पेन का मास कितना है, इसका हम मास मान लेते हैं कि 10 ग्राम है। कितना मास है? 10 ग्राम। ठीक, चलिए, तो ये पेन 10 ग्राम का है। अब सपोज दैट समझिए हमारे पास एक बंदूक की गोली है, और बंदूक की जो गोली है, इस बंदूक की गोली का इसका भी वेट कितना है? इसका भी वेट है 10 ग्राम, मास है 10 ग्राम। अब बताइए कि बंदूक से जब गोली मैं चलाता हूं तो बताइए उसका क्या स्थिति होगा? नहीं, तो ये चीज है, हम कहना ये चाहते हैं कि यहां हम देख रहे हैं कि तीनों में वेलोसिटी समान है, लेकिन तीनों का मास अलग अलग है। तो देख रहे हैं कि जब वेलोसिटी हम देख रहे हैं वेलोसिटी समान रहे लेकिन मास अलग अलग रहे, तो जिसकी वेलोसिटी और मास दोनों से हम गुना करते हैं तो हमको एक नई प्रकार की क्वांटिटी मिलती है, और उस नई प्रकार के क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? संवेग। तो जो संवेग होती है किस चीज पर निर्भर करता है? मास पर निर्भर करता है। संवेग मतलब समझिए कि हमको कितना ज्यादा चोट लगेगा, संवेग मतलब नुकसान। संवेग का अर्थ समझिए, संवेग का अर्थ अपनी भाषा में समझिए नुकसान। नहीं, तो जिसका मास ज्यादा उससे हमको ज्यादा नुकसान। यहां हम देख रहे हैं दोनों का मास इक्वल है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। इस पेन की वेलोसिटी कुछ और होगी, और बंदूक से मारेंगे तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। तो इसकी बंदूक की गोली की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी पेन के वेलोसिटी से। नहीं, तो आप देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट का उसके मास और उसके वेग, यानी कि उसका जो मास द्रव्यमान है और उसका जो वेलोसिटी यानी वेग है, उन दोनों को गुना करते हैं। जब गुना करते हैं तो हमको एक नई प्रकार की चीज मिलती है, और उसको हम क्या कहते हैं? संवेग। तो संवेग क्या होती है? इसको हम लिख लेते हैं संवेग। संवेग क्या होती है? मोमेंटम। संवेग किसे कहते हैं? तो संवेग के बारे में लिख लीजिए, द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल। द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान मतलब क्या? मल्टीप्लाई ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब हम मास और वेलोसिटी को हम गुना करते हैं तो हमको एक नई प्रकार की क्वांटिटी मिलती है, और उसको हम क्या कहते हैं? संवेग। नहीं, तो संवेग का हमने क्या बनाया? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। और संवेग को किस चीज से सूचित करते हैं? तो संवेग को हम P से सूचित करते हैं। किस से सूचित करते हैं? इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं, P से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अगर हम इसे P से डिनोट करते हैं तो संवेग बराबर क्या होगा? P बराबर मास इंटू वेलोसिटी।
P बराबर mv। अच्छा, ये हमारी वेलोसिटी कैसी राशि है, क्वांटिटी है, कल हमने पढ़ा था सदिश राशि। जब ये हमारी वेलोसिटी सदिश राशि है तो संवेग भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। नहीं तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बना, P बराबर mv, पहली चीज। अगली चीज, यह कैसी क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा यह सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है। अगली चीज, ये जो हमारा सदिश है, सॉरी ये जो हमारा संवेग है, इस संवेग का हम एसआई यूनिट बनाना चाहते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक, तो इसका एसआई यूनिट बनाते हैं। एसआई यूनिट बनाइए। P बराबर क्या होता है, m भी। नहीं तो ये m के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हमारा मास है। नहीं तो मास है और ये हमारा वेग है, तो मास के लिए हम क्या लिखते हैं, kg। नहीं और वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, कल हम बनाए थे। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट। नहीं, अगली चीज समझिए। तो हमने समझा संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी P बराबर mv। ठीक, और यह कैसी राशि है संवेग, यह एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नहीं और इसका हम अगर डायमेंशन बनाना चाहें तो डायमेंशन आप खुद बना लेंगे, क्योंकि इतने दिन से हम लोग डायमेंशन बनाना सीख रहे हैं। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन अगर हम इसका डायमेंशन बनाएं तो किलोग्राम के लिए क्या लिखते हैं हम, किलोग्राम के लिए मास के लिए m का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा हो गया m। और ये हमारा मीटर है यानी लेंथ है, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे l। और ये हमारा सेकेंड नीचे है तो t, तो t चल जाएगा ऊपर तो -1, तो mlt -1 इसका डायमेंशन बन गया। समझ में आई बात। तो संवेग क्या होता है, संवेग मतलब हो गया आपका नुकसान। याद रखिएगा, जितना ज्यादा संवेग रहेगा उतना ज्यादा आपको चोट लगेगी। नहीं तो ये था हमारा संवेग। अगर संवेग समझ गए तब न्यूटन सेकेंड लॉ आपको समझ में आएगी। आइए अब हम चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पर। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सेकेंड लॉ। ये क्या कहता है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहता है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर यानी कि चेंज इन मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम। दर, दर मतलब क्या होता है, रेट। तो चेंज इन मोमेंटम, रेट किसका है, टाइम का है। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है। यह हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, यानी चेंज इन मोमेंटम। ठीक, किसके बराबर होती है, पर यूनिट टाइम किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है। नहीं तो इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर होगी। नहीं तो हमारा इसका फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू
मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम को हम पी से डिनोट किए थे, तो पी अपॉन टाइम टी, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। ये हमारा क्या बना, इसका फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला बना, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। नहीं, अब चीज समझिए। अब जैसे आप देखिए यहां फोर्स और टाइम दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, दोनों के बीच डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, इनवर्सली रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से उल्टा है। डायरेक्टली किसमें है, फोर्स और मोमेंटम में डायरेक्टली है, लेकिन यहां इन दोनों में कैसा है, इनडायरेक्टली रिलेशन है। इसीलिए अगर मान लीजिए अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप देखते होइएगा क्रिकेटर जो होते हैं, वो क्रिकेटर जब कैच करते हैं तो कैच करते समय क्या करते हैं, वो हाथ को पीछे खींचते हैं। समझिए इस चीजों को। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर यहां से इसने बॉल को हिट किया, जब बॉल हिट किया तो बॉल के पास क्या है, बॉल के पास मास है और बॉल के पास वेलोसिटी है। बॉल के पास क्या है, वेलोसिटी है और मास है, यानी कि बॉल के पास क्या है, बॉल के पास संवेग है। नहीं, यानी बॉल के पास मोमेंटम है। क्यों है, क्योंकि बॉल के पास हमारे पास मास है और बॉल जा रही है तो बॉल के पास वेग है, यानी कि बॉल के पास क्या है, मोमेंटम है। अब ये बॉल जहां जाकर गिरेगी वहां चोट करेगी। नहीं, तो हमने यहां पर डायरेक्ट बॉल आई और बॉल को मैंने ऐसे कैच किया, जब ऐसे कैच करता हूं तो डायरेक्ट बॉल आती है और मेरे हाथ पर लगती है, तो यहां पर क्या लगता है, हमको चोट लगता है। नहीं, तो आप देखते होइएगा कि जो पुराने क्रिकेटर है, जो अच्छे क्रिकेटर हैं, जब वो बॉल को पकड़ते हैं तो बॉल को पीछे की तरफ खींचते हैं, और जो नया क्रिकेटर है वो क्या करेगा, जो आजकल का बच्चा सीखता है सब, वो क्या करेगा, बॉल को डायरेक्ट ऐसे पकड़ लेगा। नहीं, तो उस समय क्या होगा, बॉल डायरेक्ट आएगी, हाथ में चोट लगेगी। और नए क्रिकेटर जो पुराने होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वे क्या करेंगे, बॉल आ रही है, बॉल के पास मास है, वेलोसिटी है, यानी संवेग है, जब इनके पास बॉल यहाँ हाथ में आई तो हाथ को ये पीछे की तरफ खींचते हैं। तो मान लीजिए बॉल के पास पावर है 100, कितना पावर है बॉल के पास, 100, और यहां इसके पास 100 जब था और डायरेक्ट हाथ लगा दे रहा था तो तुरंत आके हो जा रहा था 100। और यहां क्या करता है, इसने हाथ को पीछे की तरफ खींचा, जब हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं तो पहले इसके पास 100 ताकत हो गई 50, फिर हो गई 25, फिर हो गया 0। तो ये समय हमने क्या किया, समय बढ़ा दिया। जब हम समय बढ़ाते हैं तो मेरे ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए, हम समय को बढ़ा दिए तो लगने वाला फोर्स कैसा हो गया, कम हो गया। समझिए इन चीजों को बाबू। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं तो हमारे ऊपर लगने वाला बल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। नहीं, तो इसका उदाहरण में हम लिख सकते हैं, क्रिकेटर द्वारा बॉल कैच करते समय हाथ को पीछे खींचना, ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ का। ये संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, यानी कि समय को मैंने बढ़ाया तो लगने वाला फोर्स हमारे ऊपर कैसा हो गया, कम हो गया। तो ये हमने देखा ना कि ये पहले जैसे बॉल आ रही, ताकत है 100, 50, 25, 0। नहीं, समय हमको दिए ना बॉल को हम, तो ये 0 हुआ। और यहां पर क्या हुआ, डायरेक्ट 100 के स्पीड में आ रही है, हाथ लगा दिए, तुरंत हो गया 100। तो तुरंत 100 हुआ तो 100 के स्पीड से हमको हिट की तो हमको चोट लगा। और यहां 25, 25, 0, तब 0 किए, और यहां पर एक के बार में 0 से 100 से कितना हो जा रहा था, 0, और यहां धीरे धीरे हुआ 0, जिसके कारण हमको कम चोट लगती है।
इसी प्रकार देखिए फिजिक्स जो चीज है ना, आपके लाइफ में डे टू डे लाइफ में आप सब जगह ये सब चीज का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपका गाड़ी है, गाड़ी में मोटरसाइकिल में सॉकर लगा होता है। ये सॉकर जो लगा होता है, ये सॉकर क्या काम करता है समझिए। सॉकर लगा हुआ है, कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में क्या हुआ, आपको कहीं ब्रेकर आया, तो वहां क्या हुआ, आप ब्रेक लगाएं, या गाड़ी एक बैग तेज में है तो आप उसको जब कूदेंगे तो आपको चोट लगेगी। तो क्या करते हैं, सॉकर गाड़ी में लगा होता है, जब आपको चोट लगने से पहले सॉकर क्या होगी, नीचे की तरफ दबेगी, 100, 50, 25, 0, तब तक आप नीचे आएंगे तो आपको कम चोट लगेगी। और एक बैग 100 था, 100 से एक बैग 0 हुआ तो आपको कस के चोट लग जाएगी। नहीं, तो इसीलिए गाड़ी में सॉकर का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो किसके सिद्धांत पर काम करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो याद रखिएगा, गाड़ी में सॉकर का प्रयोग, गाड़ी में सॉकर का प्रयोग गाड़ी में सॉकर का प्रयोग। इसी प्रकार अगला उदाहरण ले लीजिए। आप देखते होइएगा कोई रिंग में जब बॉक्सिंग खेलते हैं, तब बॉक्सिंग जब कोई मारता है हाथ, तो सामने वाला क्या होता है, हाथ को अपने सर को पीछे खींचता है। तो पीछे खींचता है तो जैसे इसका ताकत कितना है, 100, तो किया 50, 25, 0, तो इसको होने में समय लगता है। नहीं तो क्या किया, इसने समय को बढ़ा दिया। जब समय को बढ़ा दिया तो लगने वाला ताकत जो है, बल कैसा हो गया, कम हो गया। नहीं तो याद रखिएगा, बॉक्सर द्वारा सिर को पीछे खींचना, यह किसका उदाहरण हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार आप देखते होइएगा कि एक कराटाबाज आता है और एक बार में क्या करता है कि एक बार में पूरे टाइल्स को तोड़ देता है। 4-5 टाइल्स रखे हुए एक बार में तोड़ देता है। वो क्या करता है, वो जो हाथ की स्पीड है, जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग को क्या करता है, बढ़ा देता है। वो क्या करता है, टाइमिंग को बढ़ा देता है। अब जब टाइमिंग को वो बढ़ा देगा तो टाइमिंग को घटा देता है, तेजी से मारेगा, समय घट गया। जब समय को वो घटा देगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जब वो समय को घटाएगा, क्या करता है, वो समय को घटाता है। जब वो समय को घटाएगा तो लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए एक बार में क्या करता है, पूरे टाइल्स को तोड़ देता है। यानी कि वो समय जो स्पीड बढ़ा दिया, यानी उसके बीच का स्पीड बढ़ने के कारण उसका टाइमिंग घट गया, और घटने के कारण फोर्स ज्यादा लगी, बल ज्यादा लगी। नहीं तो ये भी हम लिख सकते हैं अगला उदाहरण में, कराटेबाज द्वारा टाइल्स के समूह को एक बार में तोड़ना। नहीं, इसी प्रकार आप एक गद्दा पर कूदिए और एक जमीन पर कूदिए, देखिए आपको चोट कब लगेगी। आप डायरेक्ट जमीन पर कूदेंगे तो ज्यादा, डायरेक्ट आपका 100 से डायरेक्ट 0 हो गया, चोट लगेगी। और गद्दा पे कूदेंगे 100, 50, 25, 0, कम चोट लगेगी। नहीं, बालू पर इसीलिए कूदना आसान होता है जमीन की अपेक्षा पर। तो ये चीज हमारी थी न्यूटन सेकेंड लॉ। नहीं, चलिए अगली चीज, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय गति नियम। न्यूटन के तृतीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि क्रिया बराबर और विपरीत
प्रतिक्रिया होती है। यानी कि क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन थर्ड लॉ का आता है, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि एवरी एक्शन हैज an equal and opposite reaction। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जब आप जमीन पर चलते हैं तो जमीन को क्या करते हैं? पीछे की तरफ ढकेलते हैं। तो जमीन क्या करती है? आपको आगे की तरफ ढकेलती है, नहीं? तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल, जमीन पर चलना। नहीं, इसी प्रकार आप नदी में खड़े हैं नाव पर, जब आप नदी में खड़े हैं नाव पर और आप नाव पर से जब कूदते हैं जमीन पर, मान लीजिए नदी के किनारे नाव खड़ी है और यहां से आप जमीन पर कूदे, जब आप जमीन पर कूदते हैं तो क्या करते हैं? नाव को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, पैर से धक्का देते हैं। जब नाव को पीछे से धक्का देते हैं तो नाव क्या करती है? आपको आगे की तरफ ढकेलती है। इसीलिए नाव से कूदते हैं, जब आप पानी में नाव खड़ी है उससे जब कूदते हैं तो आप थोड़ी ज्यादा दूरी पर कूद जाएंगे, नहीं? तो याद रखिएगा, पानी में खड़ी नाव से कूदना, पानी में खड़ी नाव से कूदने पर ज्यादा दूरी तक कूदना। नहीं, तो ये हमारी किसकी उदाहरण हो गई? थर्ड लॉ की उदाहरण हो गई। इसी प्रकार हम यहां खड़े हैं, ठीक, और देखिए हर ऑब्जेक्ट, जो आगे चल के हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो उसके पास ताकत है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक बल लगा सकती है, और उस बल का हमने का नाम क्या रखा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ ये मत समझिए कि पृथ्वी के पास है, हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके पास एक बल है, और उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। जैसे सन है, सन अगर है तो सन के पास गुरुत्व बल है, ठीक। हम यहां हैं तो मेरे पास भी बल है, सन हमको अपनी तरफ खींच रही है बल लगा के, हम भी अपना बल लगा के सन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक। लेकिन आप कहिएगा तो हम सन के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? कैसे चले जाइएगा? अगर आसपास देखिए तो आपके सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन है? अर्थ है। तो अर्थ के पास भी ग्रेविटेशन है, तो अर्थ आपको अपनी तरफ खींच के रखी है, इसीलिए आप उड़ के सन के पास नहीं जाते हैं, नहीं। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? न्यूटन सेकेंड लॉ के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, नहीं, रॉकेट जब उड़ता है तो क्या करता है? मान लीजिए ये हमारा रॉकेट है, ठीक, ये हमारा क्या है? रॉकेट है। ये रॉकेट जब उड़ता है तो यहां से क्या करता है? गैस बाहर निकलती है, या नहीं? यहां पर इसका इंजन होता है, इंजन से ये गैस बाहर निकलती है। जब गैस बाहर निकलेगी तो ये क्रिया करेगी, जब क्रिया करेगी तो नीचे से इसको धक्का लगेगा, प्रतिक्रिया होगा, नहीं? तो क्रिया और प्रतिक्रिया, न्यूटन थर्ड लॉ। तो रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन थर्ड लॉ के सिद्धांत पर काम करता है, नहीं। इसी प्रकार बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का महसूस करना, जब आप बंदूक से गोली चलाएंगे तो गोली आगे की तरफ निकलेगी, नहीं, और आपको क्या लगेगा? पीछे की तरफ धक्का लगेगा, यानी कि क्रिया हुआ, प्रतिक्रिया आपको लगा। तो याद रखिएगा, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का ये जो थर्ड लॉ है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉ को देने के लिए न्यूटन जैसा ही व्यक्ति चाहिए था। फर्स्ट लॉ तो आसान था, वो तो जड़त्व के नियम पर है, गैलीलियो ने भी उसको सिद्ध कर दिया था। सेकेंड लॉ भी आसान था, लेकिन थर्ड लॉ इतना मुश्किल था कि इसको समझने के लिए न्यूटन जैसा व्यक्ति चाहिए था। तो याद रखिएगा, इसमें क्या ले लेते हैं हम? बंदूक से गोली चलने पर
पीछे की ओर धक्का महसूस करना, नहीं, ये सब किसका उदाहरण हो गया? थर्ड लॉ का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार सपोज दैट मान लीजिए आप पानी से क्या करते हैं, बाल्टी लगाकर खींचते हैं पानी। जब आप पानी खींचते हैं तो क्या होता है, बाल्टी ऊपर आती है, अगर रस्सी टूट जाए उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में बाल्टी जाएगी नीचे और आप जाएंगे पीछे, नहीं? तो ये भी हमारा किस सिद्धांत पर काम किया? न्यूटन थर्ड लॉ पे सिद्धांत पे काम किया, नहीं? तो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, चलिए अगली चीज, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये कहता है कि संवेग जो है यानी मोमेंटम जो है हमेशा संरक्षित रहेगी, यानी कि मोमेंटम ऑलवेज बी कंजर्व्ड, यानी संवेग हमेशा कैसी रहेगी? संरक्षित रहेगी। संरक्षित मतलब क्या? ये कहता है हमारा मोमेंटम जो है, मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। समझिए कैसे, इसका उदाहरण ले लेते हैं, पहले उदाहरण से समझिए। उदाहरण, रॉकेट का उड़ना। देखिए रॉकेट का उड़ना हमने देखा था, न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी था और यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी काम करता है। कैसे? समझिए, मान लीजिए ये हमारे पास रॉकेट है, नहीं, अब ये रॉकेट में यहां पर क्या है? यहां पर ईंधन भरा हुआ है। अब ये रॉकेट जस्ट अभी उड़ता है तो इसके पास ये जो ईंधन है, इस ईंधन और ये रॉकेट को कुल मिला के इसका अपना एक मास होगा और अभी वर्तमान में इसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी। अब ये रॉकेट उड़ते उड़ते आगे जा रही है। रॉकेट जब उड़ते उड़ते आगे गई तो हम क्या देखते हैं कि रॉकेट का जो ईंधन था वो ईंधन कम हो गया, नहीं, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये मास और वेलोसिटी को आप गुना करेंगे, यहां पर अब इसकी मास कम हो गई ना ईंधन, तो इसकी मास और वेलोसिटी को जब आप गुना करेंगे तो हमेशा कैसा आएगा? इक्वल आएगा। यही संवेग संरक्षण कहता है। संवेग हम लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी यहां गुना कीजिए, यहां गुना कीजिए, हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नहीं, नियत रहेगा। चलिए अगली चीज, बंदूक से गोली छोड़ना, बंदूक से गोली दागना। बंदूक से गोली दागना, समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये बंदूक है, बंदूक है और बंदूक में यहां हमारे पास क्या है? गोली है, ठीक? तो ये बंदूक और गोली का अपना कुछ मास होगा और इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, नहीं? अब देखिएगा, जब ये आगे जाएगा गोली, तो गोली के पास अपनी कुछ वेलोसिटी होगी ना, और गोली के पास अपना कुछ मास होगा।
तो गोली का मास और वेलोसिटी को आप गुना कीजिएगा तो आप देखते होइएगा कि ये जो हमारे बंदूक पीछे की तरफ जो धक्का देता है, तो इस बंदूक का मास और मेरा मास दोनों, चूंकि अर्थ के साथ हम कांटेक्ट में हैं, दोनों मास ले लीजिए और जितना धक्का ये पीछे की तरफ देता है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मास और सॉरी ये संवेग और ये संवेग इक्वल आएंगे। नहीं तो ये कौन सा सिद्धांत किस पर काम करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि संवेग हमारा मोमेंटम जो है वो मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा? वो हमेशा मोमेंटम हमारा कैसा रहेगा? मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अगली चीज, अब समझिए अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मोमेंटम, ये कैसा, सॉरी अभी तक हम जो मोशन पढ़ रहे थे ये कैसा मोशन था? इसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हिंदी में क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। कैसी गति है ये? सरल रेखीय गति है, लीनियर मोशन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मोशन के आगे हम लोग जो सॉरी इसमें जो भी हम पढ़ते हैं उसके आगे हम लीनियर वर्ड नहीं लगाते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग इसके आगे लीनियर नहीं लिखते हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार हम लिखते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का अर्थ क्या हो गया? लीनियर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बोले तो इसका मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई ऑब्जेक्ट सरल रेखा में जा रही है। जब कोई रेखा सरल रेखा में जाती है तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन हम लोग लीनियर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। इसी प्रकार हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन। तो ये कैसा हुआ? लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन हम उसके साथ लीनियर नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सरल रेखा में गति कर रही थी तो उसके लिए हमने वर्ड बनाया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वैसे मोशन को हम क्या कहेंगे? वैसे मोशन को हम कहते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। नहीं तो ये हमारी वृत्तीय गति हो गई। रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में हमको यह समझना है कि कोई ऑब्जेक्ट किस पाथ पर घूम रही है? कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार पाथ पर घूम रही है। याद रखिएगा, कोई वस्तु जब वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो वैसे गति को कौन सा गति कहेंगे? वृत्तीय गति। वृत्ताकार पथ पर यह क्या कर रही है? यह ऑब्जेक्ट गति कर रही है, तो यह कैसा गति हो गई? वृत्तीय गति। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था? लीनियर था, यह सरल रेखा में गति कर रही थी, ऐसे जा रही थी। और यहां पर क्या है? वृत्तीय गति कर रही है। तो यहां पर जिस तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, वृत्तीय गति में क्या लिखते हैं? एंगुलर का प्रयोग करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं, हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन। जिस तरह यहां हम लोग वेलोसिटी मतलब वेग, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो जिस तरह हम लोग यहां लीनियर एक्सेलरेशन है, उसी प्रकार यहां क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन।
यानी कोणीय त्वरण। जिस प्रकार इसमें हम लोग फोर्स का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, क्या फोर्स यानी बल, तो इसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, टॉर्क, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क, जिसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। नहीं समझ में आ रही है? तो यहां जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां वेलोसिटी होती है तो यहां हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। यहां एक्सेलरेशन होता है तो यहां हमारा एंगुलर वेलोसिटी छूट गया है, तो यहां पर हमारी एंगुलर वेलोसिटी भी लिख लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे यहां वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो यहां एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां पर फोर्स हो गया तो यहां पर टॉर्क हो गया। तो कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं, और सरल रेखीय गति के लिए आगे हम लीनियर वर्ड नहीं लिखते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके लिए एंगुलर हम वर्ड लिखते हैं। चलिए धीरे धीरे करके इसको समझ में आएगी। एक एक चीज को हम समझते हैं, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर टॉर्क, हम धीरे धीरे समझते हैं। आइए तो हेडिंग डालिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझिए। सपोज दैट, मान लीजिए ये हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है, नहीं, इस वृत्ताकार पथ पे हम क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, इस वृत्ताकार पथ पर मोशन कर रही है, गति कर रही है। नहीं तो मान लीजिए वृत्ताकार पथ का ये हो गया एक सेंटर हो गया, नहीं तो ये क्या कर रही है, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है इस पर। तो देखिए ये दो प्रकार की मोशन कर रही है। एक तो अगर यहां से हम इसको अगर मिला दें तो ये, और इसको अगर हम यहां से मिला दें तो इसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं थीटा, और यहां से अगर यहां की दूरी कहें तो ये बना हमारा एस। समझिए ये एस क्या है, ये हमारा रेखीय विस्थापन है, सरल रेखा में गति कर रही है। नहीं तो एक तो सरल रेखीय गति हम मान ले, और अगर हम एंगल के आधार पे माने, एंगलों तो कुछ ना कुछ घूमा होगा, अगर एंगल के आधार पे माने तो कितना एंगल घूमा, तो हम मान लेते हैं थीटा एंगल घूमा। नहीं अगर दूरी एस दूरी तय की तो एंगल पे कितना एंगल घूमी, थीटा एंगल घूमी। नहीं अच्छा, ये जो है यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम मान लेते हैं आर, रेडियस, इतना तो हमको पता है। नहीं तो अब कोणीय विस्थापन का हम सूत्र बनाते हैं। कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए हमारे पास मैथ्स में फॉर्मूला है। हमने क्या मैथ्स में फॉर्मूला बनाया है, वृत्त की चाप अपॉन त्रिज्या। क्या बनाया है, वृत्त की चाप अपॉन त्रिज्या। ये हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, हम जानते हैं। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। नहीं आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आर्क कितना है, आर्क हम मान लेते हैं एस है, कितना है, एस है, और रेडियस कितना है, आर है। किसके बराबर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा के बराबर है। तो थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या बना, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। यानी कोणीय विस्थापन, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, एस अपॉन आर। नहीं अगली चीज इसमें समझिए,
ये जो हमारा है, क्या इसका हम एसआई यूनिट बना सकते हैं? तो इसका हम एसआई यूनिट बना सकते हैं। ये जो थीटा है, थीटा को हम किस में मापते हैं? थीटा को हम रेडियन में मापते हैं। तो इसका हमने यूनिट क्या बनाया? यूनिट। इसका हमने थीटा को किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। तो इसका हमने क्या बनाया? यूनिट रेडियन। नहीं, चलिए यहां तक तो हमको समझ में आ गई। तो कोणीय विस्थापन अब हम समझ गए। अब हम समझते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग यानी इसको कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। आइए अब समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है। तो देखिए, ये जो विस्थापन हो रहा है, क्या ये विस्थापन को हम समय के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं? समय के साथ कि कितना देर में ये थीटा एंगल बना। तो जितना देर में थीटा एंगल बनेगा, जिस तरह हम लोग इससे पहले वेग में किए हैं ना, वेग में क्या किए थे? विस्थापन बटा हम समय किए थे, यानी कि विस्थापन होने में कितना समय लगा। उसी प्रकार ये कोण बनने में कितना समय लगा, कोण बनने में जितना समय लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसका वेग कहेंगे, नहीं कोणीय वेग। तो इसको हम लिख सकते हैं कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बट्टा समय, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू कोणीय विस्थापन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी जो है, इसको किस चीज से हम डिनोट करते हैं? तो इसको मान लीजिए हम v से डिनोट कर देते हैं, लेकिन इसको हम v से नहीं करेंगे। तो फिर दोनों में अंतर क्या रहेगा? तो इसको हमने एक नया बनाया कि इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। किस चीज से डिनोट करेंगे? ओमेगा से। तो इसको मैंने ओमेगा से डिनोट किया, इसको कहते हैं ओमेगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा, तो हमने लिखे थीटा अपॉन टी। ये हमारा किसका फॉर्मूला बना? ये हमारा फॉर्मूला बना एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। नहीं, अगली चीज, ये जो हमारा यूनिट इसका हम बनाना चाहते हैं, यूनिट बनाइए। तो यूनिट क्या होगा? थीटा के लिए कैसे यूनिट बनाए हैं? रेडियन बनाए हैं, तो इसके लिए लिखेंगे रेडियन। नहीं, और ये टाइम है तो टाइम के लिए रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट बन गया। समझ में आई? तो ये था हमारा कोणीय वेग। अब समझिए कोणीय त्वरण। अब देखिए, वेग जो है, ये वेग जो है हमेशा से विस्थापन सब जगह तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में इतना, हमेशा तो इक्वल तो नहीं रहेगी, ये तो अंतर होगी। नहीं, तो ये जो वेग निकाले हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, पढ़े ना हम लोग। और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ले लीजिए हेडिंग कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करने के लिए हमने अल्फा साइन लिया है। अल्फा किसके बराबर होता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या बनाया है? ओमेगा। तो अल्फा बराबर क्या होगा? ओमेगा अपॉन टी।
इसका यूनिट बनाइए। ओमेगा को किस चीज से डिनोट करते हैं? रेडियन पर सेकेंड। और नीचे हमारा एक और सेकेंड है तो क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई कोणीय त्वरण क्या होती है? चलिए अगली चीज समझिए, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बल आघूर्ण। अच्छा, बल आघूर्ण से पहले एक चीज और समझिए, जो हम रेखीय वेग और कोणीय वेग अभी तक पढ़े हैं ना, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन जो अभी हमने पढ़ा है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच संबंध। इसको हम समझते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले याद कीजिए, हमने रेखीय वेग का फॉर्मूला बनाया है, कोणीय वेग का फॉर्मूला बनाया है। तो रेखीय वेग का हमने क्या फॉर्मूला बनाया है? रेखीय वेग, रेखीय वेग यानी क्या? वेग। हमने वेग का फॉर्मूला क्या बनाया है? v बराबर वेलोसिटी, चाल बराबर क्या है? दूरी बट्टा समय, यानी s अपॉन टी। हमने ये फॉर्मूला बनाया है, इसको हम दे देते हैं 1 नंबर। कोणीय वेग का हमने क्या फॉर्मूला बनाया है? कोणीय वेग अभी अभी हमने पढ़ा है। कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा किसके बराबर होता है? थीटा अपॉन टी के बराबर होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अच्छा, हमने कोणीय विस्थापन का भी बनाया था अभी, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन के लिए हमने क्या बनाया था? थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर बनाए थे। इसको 3 नंबर कर दीजिए। अब देखिए, 2 नंबर में 3 का मान रखने पर, याद रखिए 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, 2 में 3 का मान रखते हैं। 2 हमारा क्या है? 2 में है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और इसका थीटा बराबर क्या है? एस अपॉन आर। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर एस अपॉन आर इंटू टी, नीचे है ना, इंटू नीचे टी लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा, एस अपॉन टी किसके बराबर होता है? तो एस अपॉन टी भी के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर एस अपॉन टी, यानी भी के बराबर भी अपॉन आर। तो भी किसके बराबर हो गया? भी बराबर ओमेगा इंटू आर। ये हमारा एक सूत्र बना, भी बराबर ओमेगा इंटू आर। ये हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच क्या है? रिलेशन निकला, भी बराबर ओमेगा आर। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए बल आघूर्ण टॉर्क। बल आघूर्ण टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? बल आघूर्ण क्या होता है? तो समझिए, जिस प्रकार हम बल लगा के किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ या पीछे की तरफ उसको खींचते हैं, नहीं, तो अब यहां टॉर्क का मतलब क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को किसी अक्ष के परितः घुमाना,
यानी कि अक्ष के परितः घुमाना। बल में क्या था, खींचना या ढकेलना, और इसमें क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को उसके अक्ष मतलब एक एक्सिस के परितः उसको घुमाना, उसको क्या कहते हैं, टॉर्क, बल आघूर्ण, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो बल आघूर्ण क्या है, बल लगाकर किसी बल लगाकर किसी वस्तु को अक्ष के परितः, अक्ष यानी एक्सिस, एक्सिस अक्ष के परितः यानी अक्ष के चारों ओर, अक्ष के परितः घुमाना। नहीं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाए क्या कर रहे हैं, इसको हम टर्न कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। नहीं, ठीक, बल आघूर्ण यहां देख रहे हैं ना, ये सेंटर है। अब सेंटर से जितना ही दूरी पर आप बल लगाइएगा, याद रखिएगा उतना ही आपको कम बल लगाना पड़ेगा। ये इसका रेडियस है। तो किसी चीज को घुमाने के लिए उसके यहां जहां से घूमती है उससे जितनी दूरी आप ज्यादा पकड़ेंगे उतना आपको घुमाना आसान रहेगा। जैसे स्लाइड इंच देखे हैं, आप नट बोल्ट खोलते हैं या पेचकस खोलते हैं, तो पेचकस खोलने के लिए नट खोलने के लिए आप पेचकस का प्रयोग करते हैं ना, तो पेचकस को आप यहां से पकड़ के घुमाइए नट के पास से, देखिए बहुत आपको बल लगाना पड़ेगा, और पेचकस को यहां से धर के घुमाइए, आपको कम बल लगाना पड़ेगा। नहीं, उसी प्रकार जो हमारी दरवाजा होती है, दरवाजा के पास आप जाकर जहां से दरवाजा टर्न होती है वहां जाकर बल लगाइए, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और दूर से बल लगाइए, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना नजदीक से पकड़ेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हैंडपंप में क्या करते हैं, आप दूर से पकड़ते हैं, उसको चलाते हैं, चलाना आसान हो जाता है। नहीं, और उसको जाके मुठौड़ा के पास ऊपर पकड़ लीजिए, जहां से वो घूमता है वहां चले जाइए, बहुत कस के फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं, तो याद रखिएगा जितना ज्यादा रेडियस यानी जितना ज्यादा रेडियस यानी त्रिज्या होगी उतनी कम फोर्स लगानी पड़ेगी। नहीं, जैसे दरवाजे को कब्जे से दूर से घुमाना आसान, जितना दूरी से आप कब्जा से दूर रहेंगे, कब्जा मतलब क्या, उसका बीच वाला जो एंगल जो होता है जिसके आप चारों तरफ उसको लकड़ी को आप घुमाते हैं, तो जितना दूरी रहेगा उतना आपको घुमाना आसान रहेगा। नहीं, इसी प्रकार हाँ, स्लाइड इंच से नट को खोलना, स्लाइड इंच से नट को खोलना, हैंड पंप को चलाना, ये सब किसके उदाहरण हो गए, ये सब टॉर्क के उदाहरण हो गए। नहीं, तो टॉर्क का हमने जो फॉर्मूला बनाया है, टॉर्क का इसका फॉर्मूला क्या बनाया है, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ किसके बराबर होता है, जो हम इस पर बल लगाते हैं एफ, और ये जितनी दूरी पर है एफ आर, और जितना एंगल से घुमाते हैं साइन थीटा। तो इसका हमने सूत्र क्या बनाया है, टाउ इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। नहीं, तो ये हमारा क्या था, टॉर्क। ठीक, चलिए आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।
चलिए, थैंक यू।